अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और रमज़ान की पाबंदी कर रहे होंगे। आप सबको बताते हुए ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज से हमने चैनल का नाम चेंज किया है, क्योंकि इकरा क्लासेस जो है दूसरे चैनल्स के साथ क्लैश कर रहा था ये नाम। इस वजह से हमने चैनल का नाम चेंज करके टारगेट विन 99009 रखा है। टारगेट विन 009 रखा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये नाम पसंद आएगा। कंटेंट वही रहेगा, उतना ही दमदार रहेगा जितना पहले था। इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज की क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस का के PYQ, जिसमें हमने शामिल किया है RPSC द्वारा आयोजित विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को शामिल किया है। जैसे सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं, सेट के जितने भी पेपर हुए हैं और कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के RPSC के द्वारा आयोजित जितने भी पेपर हुए हैं, उन सबको हम हमारे PYQs में शामिल करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि हमारे सिलेबस RPSC फर्स्ट ग्रेड के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर रहे, और जो सवाल RPSC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ मैच नहीं होंगे हम उनको स्किप कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 से 1500 प्रश्न ये सवालात कर लेने के बाद में लगभग हमारा 50% से ऊपर यानी कि 60 या 70% के लगभग RPSC फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कवर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो देखते हैं सवाल नंबर पहला। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे सिलेबस से डायरेक्ट लिंक नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो जरूर लिंक करेंगे। तो आज का सवाल नंबर पहला है, अंग्रेजों ने उर्दू को किस नाम से पुकारा? अंग्रेजों ने उर्दू को किस नाम से पुकारा? हालांकि इसका सही जवाब हिंदवी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये सवाल विवादित रहा होगा तो इसको स्टार लगा करके या तो डिलीट किया गया है या फिर इसमें बोनस अंक दिए गए हैं। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, पंजाब में उर्दू तसनीफ के मुसन्निफ कौन है? तो हम सब जानते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है जवाब नंबर 2, हाफिज महमूद शिरानी। इसका सही जवाब क्या है? हाफिज महमूद शिरानी। इन्होंने ही कहा था कि उर्दू की इब्तिदा या उर्दू की जो पैदाइश है वो पंजाब में हुई थी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? तो इसमें जो सही दुरुस्त इमला है वो है कशिश। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो हम सब जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है ये। इसका जवाब है जवाब नंबर 3 कि उर्दू कहाँ की पैदाइश है? हिंदुस्तान की पैदाइश है। और फिलहाल इस पर बहुत सारा हमारे मुल्क में विरोध भी चल रहा है। लोग इसको विदेशी भाषा समझते हैं, जबकि वास्तविकता या हकीकत ये है कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की पैदाइश है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, मंदरजा झैल में मगनी के मानी क्या है? इसका जवाब है जवाब नंबर 1, गाने वाला। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। ये शुरुआती सवाल है जो डायरेक्ट शायद हो सकता है आपको सिलेबस से लिंक नहीं कर पाए। इसके बाद अगला जो पेज है वहां से हमारा सिलेबस शुरू होने वाला है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, पुरआशूब के क्या मानी है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 4, वह जगह जहां पर उथल पुथल मची हुई हो। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है, चश्मे खूफशा के क्या मानी है? सवाल नंबर 7, चश्मे खूफशा के क्या मानी है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2, खून बहाने वाली आंख। चश्म का तो मतलब हम पहले ही जानते हैं, चश्म का मतलब होता है आंख। तो चश्मे खूफशा का मतलब क्या हो जाएगा? खून बहाने वाली आंख। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, पहले वाले सिलेबस में ऐसे था कि जो
सिलेबस में जो सबक दिए गए हैं उनके पीछे के जो मानी और मीनिंग दिए गए हैं वहीं से सवाल बनते थे। हालांकि आजकल सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। अगला सवाल है तजल्ली कदा के मानी क्या है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2। तजल्ली का मतलब ही होता है रोशनी या उजाला। तो इसका सही जवाब होगा रोशन जगह। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में था ये पार्ट, ये सबक, लेकिन ये हमसे डायरेक्ट लिंक होगा अभी। सबक सवेरे जो कल मेरी आंख खुली का मजमून है, यानी किस तरह का मजमून है। हालांकि यहाँ पे मजमून की जगह मुसन्निफ आना चाहिए था। सवेरे जो कल मेरी आंख खुली किसका मजमून है, सॉरी सवाल इस तरह से है, सवेरे जो कल मेरी आंख खुली किसका मजमून है। तो इसका सही जवाब है भाई, ना तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। हम लोग जब परीक्षा में सवाल अटेंड करें तो हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना चाहिए, यानी हमको उन ऑप्शंस को पहले हटा देना चाहिए जो एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं होने वाले हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद तो यहाँ पर नहीं है, डिप्टी नजीर अहमद भी नहीं है, और ना ही इसका आंसर मोहम्मद मुजीब होने वाला है। तब बच्चा क्या है हमारे पास में? अब बच्चा है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ये तो गया इसका सही जवाब, लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है कि सवेरे जो कल मेरी आंख खुली इस मजमून के मुसन्निफ हैं कौन। तो इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ है पुत्रस बुखारी। जी हाँ, इसके मुसन्निफ कौन है? पुत्रस बुखारी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पुत्रस बुखारी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो असल नाम है वो क्या है। तो इनका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। पुत्रस बुखारी का असल नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी। और इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1898 में पेशावर में, और इनकी वफात हुई थी 1958 में न्यूयॉर्क में। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो बार बार पैदाइश और वफात लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये अंडरस्टूड रहेगा आगे से कि जो पहले लिखा गया है वो पैदाइश होगी, और जो बाद में लिखा गया है वो उनकी वफात का सन और वफात की जगह होगी। तो यहाँ पर हमने जान लिया है कि पुत्रस बुखारी जो कि उर्दू के मशहूर मज़ाहिया मुसन्निफ है, मज़ाह निगार है, उनका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। उनकी पैदाइश पैदाइश 1898 में पेशावर, और इनकी वफात 1958 न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर सवाल नंबर 10 है चौथी का जोड़ा ये क्या है। तो इसका सही जवाब होगा चौथी का जोड़ा एक अफसाना है। अब हम इसको रिलेट करेंगे कि ये हमारे सिलेबस से किस हिसाब से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके खालिक कौन है। तो हम पाएंगे कि चौथी का जोड़ा जो है वो असमत चुगताई ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? असमत चुगताई ने लिखा है। चौथी का जोड़ा ये सबक ये अफसाना असमत चुगताई ने लिखा है। असमत चुगताई की पैदाइश 1915 जोधपुर में, यानी कि हमारे राजस्थान में हुई थी। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो कमेंट में अपना अपना गांव या शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि हम सब लोग राजस्थान में कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, मैं अजमेर का बाशिंदा हूँ। अब आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि असमत चुगताई साहब हैं जो जोधपुर से रिलेट कर रहे हैं, यानी राजस्थान से रिलेट करते हैं। तो असमत चुगताई की पैदाइश हुई थी 1915 में जोधपुर में। हमको ये आसानी से याद रह जाएगा क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो राजस्थान से है। अगला हम देखेंगे असमत चुगताई की जो वफात 1991 में बम्बई में हुई थी। दो चीजें हमको याद रखनी है, एक तो असमत चुगताई की पैदाइश और वफात। इनकी पैदाइश हुई थी 1915 में जोधपुर में, और वफात हुई थी 1991 में बम्बई में। इसके बाद हम देखेंगे कि अजमत चुगताई से मुताल्लिक और कौन कौन से सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या अब पूछे जाने की पूरी पूरी इनकी संभावना है, या जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे असमत चुगताई ने खुद नोट लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी
खुदनोश्त का नाम था कागजी है पीर हरन। खुदनोश्त किस नाम से लिखी इन्होंने? कागजी है पीर हरन। और ये सीधी सीधी लाइन इन्होंने उठाई थी गालिब के एक शेर से। कागजी है पीर हरन गालिब का एक शेर है, यहाँ से इन्होंने ये अल्फाज उठाए हैं। तो इनकी खुदनोश्त हो गई है कागजी है पीर हरन, जो गालिब के शेर से उठाया गया है। फिर इन्होंने एक खाका लिखा है जो भी बहुत मशहूर हुआ। ये खाके का नाम है, इनके खाके का नाम है दो जखी। दो जखी असमत चुगताई ने अपने भाई अजीम बेग, अपने बड़े भाई अजीम बेग पर लिखा है। तो हमको असमत चुगताई से मुतालिक दो अहम सवालात याद रखने हैं। एक तो इनकी खुदनोश्त, इसका नाम है कागजी है पीर हरन, और दूसरा इनका खाका जिसका नाम है दो जखी। इसके अलावा असमत चुगताई की पैदाइश 1915 जोधपुर में हुई थी और इनकी वफात 1991 मुंबई में हुई थी। और सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कि चौथे का जोड़ा क्या है? चौथे का जोड़ा एक अफसाना है और इसके खालिक हैं असमत चुगताई। ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। अगला हम ले रहे हैं सवाल नंबर 11। पहाड़ और गिलहरी नज्म में पहाड़ और गिलहरी नज्म में गिलहरी ने पहाड़ से क्या कहा? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3, मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। सही जवाब क्या है? मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। और पहाड़ अपनी जगह से कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी गिलहरी पहाड़ को कह रही है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ, मूवमेंट कर सकती हूँ, लेकिन पहाड़ जो अपने आप को बहुत बड़ा बहुत ऊंचा समझता है वो एक ही जगह पर खड़े रह सकता है, यानी हिलडुल नहीं सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। मशहूर मशहूर नस्री तसनीफ बागो बहार के बारे में है कि बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बागो बहार उर्दू अदब की बेहद मशहूर तसनीफ है। हम सभी जानते हैं कि बागो बहार किसने लिखी है, तो बागो बहार मीर अमन की तसनीफ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बागो बहार के बारे में देख लेते हैं क्योंकि कई परीक्षाओं में इसके सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे और ये परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं बागो बहार के बारे में कि बागो बहार जो है इसका किस्सा, असल किस्सा है किस्सा चहार दरवेश। ये किस्सा कहाँ से लिया गया है? अमीर खुसरो की तसनीफ किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया गया है। सबसे पहली बात तो हमको ये जानना है कि बागो बहार क्या है, तो बागो बहार एक तर्जुमा है। और इसका असल किस्सा क्या है? तो किस्सा चहार दरवेश इसका असल किस्सा है, इसका तर्जुमा मीर अमन ने बागो बहार के नाम से किया। और किस्सा चहार दरवेश किसने लिखी है? तो ये अमीर खुसरो की तसनीफ है। हम देखेंगे कि किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार से पहले नुतर्ज मुर्सा के नाम से 1975 में नुतर्ज मुर्सा के नाम से 1975 में मीर अता हुसैन खान तहसीन ने इसका तर्जुमा कर दिया था। हालांकि ये किताब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, इस वजह से बागो बहार को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग इसमें कि बागो बहार जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, तो ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उर्दू शोबा के सदर थे। इनकी फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी और इसकी जो जबान है वो बेहद आसान रखी गई थी। हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का कयाम ही इस वजह से हुआ था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों की जबान सिखानी थी और उसको आसान लहजे में पेश करना था। तो जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन से फरमाइश की कि आप आसान जबान में कोई किताब लिखिए। तो मीर अमन ने किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किस नाम से किया? बागो बहार के नाम से किया। हालांकि बागो बहार से पहले ये नुतर्ज मरसा के नाम से मीर अता हुसैन का तहसीन इसका तर्जुमा कर चुके थे। आगे हम मीर अमन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि जैसे मीर अमन का असल नाम है मीर अमान। इनका असल नाम क्या है? मीर अमान। कई जगह मीर अमान अली भी लिखा हुआ आता है, तो हमको मीर अमान तो याद रखना ही है। फिर है इसके बाद में इनकी पैदाइश, तो इनकी पैदाइश है 1750
में दिल्ली में, और इनकी वफात हुई 1837 में कलकत्ता में। इस तरह के सवाल अक्सर उर्दू अदब से, उर्दू साहित्य के प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। उर्दू अदब के जितने भी अदीब, शायर हैं, इनसे मुतालिक सवालात या तो इनकी कारनामे पूछे जाते हैं या इनकी पैदाइश व वफात के सन और मुकाम पूछे जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि मीर अमन की पैदाइश 1750 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1837 में कलकत्ता में हुई थी। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मीर अमन किसकी सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुकर्रर हुए थे। तो इसका जवाब है मीर बहादुर अली हुसैनी। इनकी सिफारिश से मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में मुकर्रर हुए थे। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है, मच्छर सबक में इंसान को क्या नसीहत दी गई है? मच्छर सबक में इंसान को क्या नसीहत दी गई है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मच्छर क्या है। ये एक इंशाइया है। किनका है? तो ख्वाजा हसन निजामी का ये इंशाइया है। अब हम सवाल का आंसर देख लेते हैं कि सबक मच्छर में इंसान को क्या नसीहत दी गई है। तो हम सब जानते हैं कि इसमें आंसर है बेदार रहो या बेदार रहने की, गफलत को छोड़ने की, नींद को छोड़ने की सलाह दी गई है और बेदार रहने की सलाह दी गई है। अब हम ख्वाजा हसन निजामी से मुतालिक कुछ सवालों को देख लेते हैं कि जैसे ख्वाजा हसन निजामी, इनका असल नाम था अली हसन। ये परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हमको याद रखना है। तो हसन निजामी का असल नाम क्या है? अली हसन। और इनकी पैदाइश और वफात से मुतालिक ये है जानकारी कि इनकी पैदाइश 1878 में दिल्ली में हुई थी और 1955 में इनकी वफात भी दिल्ली में ही हुई थी। अब ये चीज तो हमारे लिए याद रखना आसान हो गया कि जो ख्वाजा हसन निजामी है उनकी पैदाइश और वफात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, यानी इन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा। तो पैदाइश और वफात दोनों ही दिल्ली में हुई थी। अब हमको याद रखना है इनकी पैदाइश और वफात का सन। तो पैदाइश है 1878 और वफात है 1955। इनका असल नाम है अली हसन। इनका जो लकब है वो है मुसव्वरे फितरत, यानी इनको किस लकब से जाना जाता है? मुसव्वरे फितरत के लकब से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। मच्छर सबक में मुसन्निफ ने किस बादशाह का जिक्र किया है जो खुदाई का दावा करता था? मच्छर सबक में मुसन्निफ ने किस बादशाह का जिक्र किया है जो खुदाई का दावा करता था? तो इसका सही जवाब होने वाला है जवाब नंबर 3, नमरूद। किसका जिक्र आया है? नमरूद ने खुदाई का दावा किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21। आबे हयात क्या है? क्या सवाल है? सवाल है कि भाई आबे हयात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 3, उर्दू शायरी की पहली तारीखी किताब है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। उर्दू शायरी की पहली तारीखी किताब कौन सी है? आबे हयात। और आबे हयात के खालिक कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आबे हयात किन्होंने लिखी है? तो इसके खालिक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब हम देखेंगे कि आबे हयात को 5 अदवार में, यानी कि 5 दौर में तकसीम किया गया है। कितने दौर में? 5 दौर में इसको तकसीम किया गया है और इसके खालिक हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आबे हयात क्या है? तो आबे हयात उर्दू शायरी की तारीख की पहली किताब है। इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक कुछ अहम जानकारी मालूमात हासिल करते हैं। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफात 1910 में लाहौर में हुई थी। इनका घर का नाम है शमशुद्दीन और इनका असल नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम क्या है? मोहम्मद हसन। आसानी से याद रखा जा सकता है। दूसरा, इनके घर का नाम क्या था? तो इनके घर का नाम था शमशुद्दीन। हमने इनकी पैदाइश और वफात भी देख ली है। पैदाइश 1830 और वफात 1910 लाहौर में हुई थी। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद बाकिर, जिनको 1857 के गदर
के मुतालिक खबर छापने, लोगों को बेदार करने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत के जरिए से फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुछ अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ के बारे में पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इनकी तसनीफ में जो सबसे अहम नाम आ रहा है सबसे पहले वो है आब हयात। और आब हयात क्या है, अभी हमने देखा। आब हयात है उर्दू शायरी की तारीख की पहली किताब, उर्दू शायरी की तहरीक की पहली किताब। तो ये इनकी अहम तसनीफ भी हो गई है। आब हयात के अलावा दूसरी अहम तसनीफ है इनकी नीरंग ख्याल, ख्वाब अमन और सकंदान फारस। एक इन्होंने सच और झूठ का रज़मनामा लिखा है। इसके अलावा दरबार अकबरी और एक अहम तसनीफ है इनकी कसस हिंद। ये इन्होंने बच्चों के लिए एक तारीखी किताब लिखी थी। इनका एक मशहूर ड्रामा भी रहा है जिसका नाम था अकबर। हालांकि इस ड्रामे को पूरा नहीं कर पाए थे। और इस ड्रामे को किन्होंने पूरा किया था, तो उनका नाम है नासिर नजर फिराक। किन्होंने पूरा किया था, नासिर नजर फिराक। यहाँ तक हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक कई अहम जानकारियां हासिल की हैं, जैसे इनकी पैदाइश 1830 दिल्ली, वफात 1910 लाहौर, घर का नाम, तो इनके घर का नाम था शमशुद्दीन, असल नाम इनका था मोहम्मद हसन। इनकी तसानीफ पर जब हम नजर डालते हैं तो अहम तसानीफ में है आब हयात, नीरंग ख्याल, ख्वाब अमन, सखंदान फारस, सच और झूठ का रज़मनामा, दरबार अकबरी और कसस हिंद। इसके अलावा इनका एक अहम ड्रामा है अकबर, जो नासिर नजर फिराक ने पूरा किया था। ये जो फैक्ट हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, ये सारे ऑथेंटिक फैक्ट हैं, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, या फिर किसी न किसी एग्जाम में सवाल के तौर पर आंसर रहे हुए हैं। इस तरह के फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किए। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने मेरी मर्जी से कोई फैक्ट यहाँ पर नहीं डाला है। या तो सारे सवाल किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक से सारे फैक्ट उठाए गए। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 22, चरका लगाना मुहावरे का मतलब है। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2, जख्म लगाना या नुकसान पहुंचाना। एक जगह पर इसका मतलब नुकसान पहुंचाना भी लिखा गया है एनसीईआरटी की बुक में। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 23, मंदरजा झेल में से मुहावरा कौन सा है। तो हम आसानी से पहचान पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एलिमिनेशन मेथड से सवालों को सोल्व करने का तरीका सीखा था। तो अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन, कोई असर ना होना, ये कोई मुहावरा नहीं है। खूब फायदा उठाना, ये भी मुहावरा नहीं है। और वारे न्यारे होना, ये मुहावरा है। और चौथा, होश में आ जाना, ये भी मुहावरा नहीं है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वारे न्यारे होना। जवाब नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला हम देखते हैं सवाल नंबर 24, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में सबक में नून मीम राशिद की नज्म पर हीरा जी ने क्या तबसरा किया। तो इसका जवाब है जवाब नंबर 3, कि ये इस सदी की सबसे अच्छी नज्म है। नून मीम राशिद ने जो नज्म सुनाई, कहाँ पर, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, यहाँ पर जो नज्म नून मीम राशिद ने सुनाई, इस पर हीरा जी ने कहा था कि ये इस सदी की सबसे अच्छी नज्म है। और तसनीफ गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इसके खालिक कौन है, तो इसके खालिक है कन्हैया लाल कपूर। कौन है, कन्हैया लाल कपूर। अब हम कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश और वफात के बारे में जान लेते हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो 1910 में हुई थी और इनकी वफात 1980 में मोगा पंजाब में हुई थी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं जो इसी सबक में से पूछा गया है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में से ही एक और सवाल है कि विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक किस सिंध से है। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 4, विक्रमाजीत वर्मा ने जो अपना कलाम सुनाया उसका ताल्लुक था गीत से। हमने देख लिया गालिब जदीद शोरा की मजलिस के खालिक कौन है, तो इसके खालिक हैं
कन्हैयालाल कपूर। फिर हमने देखा इनकी पैदाइश और वफात, तो इनकी पैदाइश हुई थी 1910 लाहौर में और वफात 1980 मोगा पंजाब में हुई थी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 26, सीरतुन नबी। सीरतुन नबी ये किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2, अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है। सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ है। हालांकि शिबली नुमानी अपने इस कारनामे को अंजाम पूरा नहीं कर पाए थे, यानी सीरतुन नबी को पूरा नहीं कर पाए थे, और बाद में इसको पूरा किया था सैयद सुलेमान नदवी ने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग इस पर स्टार लगा लेते हैं। आप लोग भी अपने नोट्स में इसको उतार लीजिए कि सीरतुन नबी को पूरा किसने किया था? सैयद सुलेमान नदवी ने पूरा किया था। और ये तसनीफ किसकी है? शिबली नुमानी की तसनीफ है। शिबली नुमानी जो है एक सवानी निगार की हैसियत रखते हैं। उर्दू अदब में कई अहम सवानियाँ इन्होंने लिखी है। अब हम देख लेते हैं कि शिबली नुमानी की पैदाइश और वफात कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो इनकी जो पैदाइश और वफात है, इनमें आसानी ये हो जाएगी कि इनकी पैदाइश और वफात दोनों ही आजमगढ़ में हुई है। पैदाइश और वफात दोनों ही कहाँ हुई है? आजमगढ़ में हुई है। अब हमको केवल इनकी पैदाइश का सन और वफात का सन याद रखना है, तो सन भी आसानी से याद हो जाएगा। 1857 में इनकी पैदाइश है। उस वक्त हिंदुस्तान में 1857 का गदर मचा हुआ था। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 1857 के गदर के वक्त हुई। और कहाँ हुई? आजमगढ़ में हुई। और इनकी वफात हुई थी 1914 में आजमगढ़ में। पैदाइश और वफात दोनों आजमगढ़ में। पैदाइश है 1857 गदर के वक्त और इनकी वफात है 1914 में। इनकी अहम तसनीफ है सीरतुन नबी, जिसको पूरा किया था सैयद सुलेमान नदवी ने। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 27, कौन सी सवानी उमरी हाल ही की लिखी नहीं है? जब इस तरह का सवाल आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो तो सही होंगे और एक ऐसा होगा जो गलत होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी सवानी उमरी हाल ही की लिखी हुई नहीं है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड अपना लेते हैं यहाँ पर भी। तो यादगार गालिब ये लिखी हुई है, हयात सादी ये भी लिखी हुई है, और हयात जावेद ये भी लिखी हुई है। तो कौन सी तसनीफ बच गई है अब? सवानी मौलाना रोम, ये हाल ही की नहीं है। तो ये किसने लिखी है? ये अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी है, जिनके बारे में अभी अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर हमको पता चला कि हाली ने 3 सवानी निगारी लिखी है, 3 सवानी हयात लिखी है, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद। इनके सन भी हम लोग अगर चाहें तो याद रख सकते हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबसे पहले इन्होंने लिखा था हयात सादी 1881 में, उसके बाद लिखी गई है यादगार गालिब 1896 में, और इसके बाद तीसरी सवानी इन्होंने लिखी है वो है हयात जावेद, ये लिखी है इन्होंने 1901 में। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी, यहाँ से तो इन दोनों के बारे में पता चल रहा है कि ये किनकी सवानी है। यादगार गालिब तो है गालिब की और हयात सादी है शेख सादी की। हयात जावेद से पता नहीं चलता कि ये किसकी सवानी है। तो हमको ये याद रखना है कि हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। किनकी है? सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। सन भी हमको याद रखना है। सबसे पहले हयात सादी लिखी गई है 1881 में, उसके बाद यादगार गालिब 1896 में, और इसके बाद हयात जावेद जो कि 1901 में सबसे आखिर में लिखी गई है इन तीनों में से। अब चूंकि हाल ही का सवाल आया है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी हाल ही से मुतालिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हाल ही की पैदाइश और वफात। हाल ही की पैदाइश हुई थी 1837 में पानीपत में, और इनकी वफात हुई थी 1914 में दिल्ली में। हाल ही के जो वालिद हैं, इनका नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। इनके वालिद का नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। अब हम देखेंगे हाली ने हाली तखल्लुस रखने से पहले एक और तखल्लुस इख्तियार किया था, जो कि था खस्ता। क्या तखल्लुस इख्तियार किया था? खस्ता। और किनके कहने पर इस तखल्लुस को चेंज करके हाली तखल्लुस रखा? तो उनका नाम है अजीम शायर, अजीम खतूत निगार, अजीम मुसन्निफ, यानी गालिब का नाम तो उर्दू अदब में बेहद
अदब के साथ लिया जाता है। तो किनके कहने पर अपना तखल्लुस चेंज किया था? तो गालिब के कहने पर हाली ने अपना तखल्लुस चेंज किया। इससे पहले पुराना तखल्लुस या इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो इब्तिदाई तखल्लुस था खस्ता। अब हम देखते हैं हाली की अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं। इसमें हम 2 या 3 तसनीफ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे जो बेहद ज़्यादा फेमस हुई है और उर्दू अदब के लिहाज से बेहद अहम है, परीक्षाओं के लिहाज से बेहद अहम है और कई बार इस तरह के सवाल नेट सेट जीआरएफ कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम को स्टार लगा लेते हैं इनकी तसानीफ को और शुरू करते हैं। पहली तसनीफ है इनकी मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम। मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम ये इन्होंने 1889 में लिखी है। कब लिखी है? 1889 में लिखी है। ये किताब ये तसनीफ से हमको इस्लाम के उरूज और जवाल के बारे में पता चलता है। यानी कौन सी किताब की बात चल रही है? मुसद्दस मुद्दु जज़र इस्लाम। इसके खालिक हैं हाली। ये 1889 में लिखी गई है जो ये बताती है कि इस्लाम का उरूज और जवाल किन वजहों से हुआ और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये सर सैयद अहमद की फरमाइश पर लिखी गई थी। यहाँ पर हमने हाल ही की एक इम्पोर्टेंट तसनीफ के बारे में पढ़ लिया है जिसका नाम है मुसद्दस मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम जो कि 1889 में 1889 में लिखी गई है। सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी गई थी और इसमें इस्लाम के उरूज और जवाल के बारे में बताया गया है। अगली बेहद इम्पोर्टेंट इनकी दूसरी तसनीफ है जिसका नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। यानी कौन सा किस पर मुकद्दमा लिखा है? उर्दू अदब की शेर व शायरी पर हाल ही ने मुकद्दमा लिखा है। इसको उर्दू शायरी का मैनिफेस्टो भी कहा है। किसने कहा है? ओल अहमद सरवर ने मुकद्दमा शेर व शायरी जो कि हाल ही की तसनीफ है इसको उर्दू शायरी का मैनिफेस्टो कहा है आल अहमद सरवर ने। अगली इनकी अहम तसनीफ है मजालिसुन निसा। हालांकि हाल ही ने और भी बहुत सारे तसनीफ लिखी है। आगे आगे जैसे हम पेपर सोल्व करते जाएंगे तो अलग अलग तरह की जानकारी हम हासिल करते चले जाएंगे। तीसरी इनकी तसनीफ है मजालिसुन निसा। तो यहाँ पर हमने देखा हाल ही की 3 अहम तसनीफ के बारे में। पहली थी मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम जो कि 1889 में लिखी गई। दूसरी है मुकद्दमा शेर व शायरी जो जिसको उर्दू शायरी का मैनिफेस्टो भी कहा गया है। और तीसरी अहम तसनीफ हमने देखी मजालिसुन निसा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है पेरोडी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3 मशहूर नशर नज्म की मज़ाही अंदाज में नकल उतारना। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 29 मीराशी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गाने बजाने वाला गाने बजाने वाली कौम। ऑप्शन नंबर 2 नाचने वाली कौम। ऑप्शन नंबर 3 नक्काली करने वाली कौम और ऑप्शन नंबर 4 सौदागरी करने वाली कौम। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 1 गाने बजाने वाली कौम। अगला सवाल किरातुल ऐन हैदर से मुताल्लिक है। सवाल इस तरह से है कि किरातुल ऐन हैदर का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो कौन सा है? किरातुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सितारों से आगे। दूसरा ऑप्शन है पतझड़ का मौसम। तीसरा है सफीना गम व दिल और चौथा है चांदनी बेगम। अब सबसे पहले तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि चारों तसनीफ किनकी है, तभी तो हम ये इसमें से एक सेलेक्ट कर पाएंगे कि किरातुल ऐन हैदर का कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही जो तसनीफ है ये किरातुल ऐन हैदर की ही है। सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज, चांदनी बेगम और सफीनाए गमोदिल। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होने वाला है सितारों से आगे। इसका सही जवाब क्या है? सितारों से आगे किरातुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है। अब हम यहाँ पर किरातुल ऐन हैदर से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इनका जो पैदाइश है वो 1927 में अलीगढ़ में हुई थी और इनकी वफात 2008 में हुई थी। एनसीईआरटी में इनकी वफात का मुकाम नहीं लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा।
आगे और सर्च करके इनके मुकाम लिखने की कोशिश करूंगा। मेरे नोट्स में तो लिखा हुआ है, अभी मैं भी भूल गया। तो हमने देखा कि इनकी जो पैदाइश है 1927 में अलीगढ़ में हुई थी और इनकी वफात 2008 में हुई थी। इनको प्यार से एनी आपा कहते थे। किस नाम से जाना जाता था प्यार से? इनको एनी आपा के नाम से जाना जाता था। हालांकि इनका जो असल नाम है वो एनी आपा नहीं होकर के क्या था, जरीन ताज। इनका असल नाम है जरीन ताज। इनके वालिद हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, ये भी हमारे सिलेबस में है। और इनकी वालिदा है नजर सज्जाद हैदर। यहाँ पर हमने क़िरातुल ऐन हैदर से मुतालिक अहम जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश की है, जिसमें हमने पहले देखा है कि क़िरातुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। इनकी पैदाइश 1927 में अलीगढ़ में हुई। इनकी वफात 2008 में हुई थी। इनको प्यार से एनी आपा कहा जाता था। हालांकि इनका असल नाम जरीन ताज था। क्या था? जरीन ताज। इनके वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम और इनकी वालिदा है नजर सज्जाद हैदर। अगला सवाल भी क़िरातुल ऐन से मुतालिक है। सवाल नंबर 31, क़िरातुल ऐन हैदर को उर्दू अदब में कौन सा बड़ा अवार्ड मिला था? तो इसका सही जवाब होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन नंबर 3 इकबाल सम्मान और ऑप्शन नंबर 4 पद्म भूषण। तो इनको जो उर्दू अदब की वजह से जो अवार्ड मिला वो है, इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2 ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 32, तसनीफ लंदन की एक रात के खालिक कौन है, या लंदन की एक रात किसकी तसनीफ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा रुस्वा, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आजाद और ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 4 सज्जाद जहीर। इसका सही जवाब है सज्जाद जहीर। ये तसनीफ सज्जाद जहीर की है, लंदन की एक रात। ये 1939 में इनके जरिए से लिखी गई थी। अब हम सज्जाद जहीर से मुतालिक कुछ अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे सज्जाद जहीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बन्ने भाई के नाम से जाना जाता है। ये सवाल इसी परीक्षा में सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 के इसी पेपर में आगे आने वाला है कि किसको बन्ने भाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सज्जाद जहीर। अब हम देख लेते हैं इनकी पैदाइश और वफात। इनकी पैदाइश हुई थी 1905 में लखनऊ में और इनकी वफात 1973 में रूस में हुई थी। इसके अलावा इन्होंने एक अफसानवी मजमुआ लिखा था जिसका नाम था अंगारे। ये 1936 में शाये हुआ था। ये इनका अफसानवी मजमुआ है। इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था क्योंकि ये हिंदुस्तान के लोगों में राजनीतिक बेदारी फैलाने का काम कर रहा था। इस वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जब्त कर लिया था। कौन सा अफसानवी मजमुए को जब्त किया गया? अंगारे। जो कब लिखा गया था? 1936 में। इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि सज्जाद जहीर ने कार्ल मार्क्स से ज्यादा मुतासिर हुए थे और इन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कयाम किया था इंग्लिस्तान में। कहाँ पर? इंग्लिस्तान में। और किनके साथ मिलकर के किया था? तो इनके साथियों के नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार कि सज्जाद जहीर ने किनके साथ मिलकर तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कयाम इंग्लिस्तान में किया। तो उनमें अहम नाम है मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और मोहम्मद दीन ताशीर। इन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कयाम इंग्लिस्तान में किया। इसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कयाम हिंदुस्तान में भी किया गया। हिंदुस्तान में 1936 में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का पहला जलसा लखनऊ में हुआ था जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और सज्जाद जहीर को इसमें सेक्रेटरी चुना गया था। यहाँ पर हमने देखा है सज्जाद जहीर के बारे में। सज्जाद जहीर की तसनीफ से मामला शुरू हुआ था कि लंदन की एक रात किसकी तसनीफ है? तो ये सज्जाद जहीर की तसनीफ है जो 1900 लिखी गई है। और सज्जाद जहीर को बन्ने भाई के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पैदाइश 1905 लखनऊ में हुई थी और वफात 1973 में रूस में हुई थी।
ये याद रखना है हमको। हिंदुस्तान से बाहर इनकी वफात हुई थी रूस में। इनका एक मशहूर अफसानवी मजमुआ है अंगारे, जो 1936 में लिखा गया था और अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जब्त किया था। ये कार्ल मार्क्स से बेहद ज्यादा मुतासिर थे। इन्होंने इंग्लिस्तान में तरक्की पसंद मुसन्निफीन का कयाम किया था, जिनमें इनके साथियों के नाम है मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष और मोहम्मद दीन ताशीर। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल देखो, मैंने कहा था कि इनसे मुतालिक एक सवाल और आने वाला है इसी पेपर में। तो अगला सवाल है, बन्ने भाई के नाम से कौन से अदीब मशहूर हुए? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, सज्जाद ज़हीर। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि सज्जाद ज़हीर ने 1936 में किस अंजुमन को कायम किया। तो इसका भी जवाब हमको अच्छी तरह से याद है कि सज्जाद ज़हीर ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का कयाम किया था, जो 1936 में किया था, और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस या इसका पहला इजलास लखनऊ में हुआ था, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। यहाँ पर हम आज की हमारी क्लास को रोक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि PYQ वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, और जो फैक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो एक्सप्लेनेशन नोट्स के तौर पर बना करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारे फैक्ट ऑथेंटिक हैं, NCERT बुक से लिए गए हैं, या RPC द्वारा जो पहले प्रश्न पत्रों में जो सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं से इन सबको मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी और एग्जाम के लिए आपको फायदा पहुंचाएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके जरूर जाइए और पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अगली क्लास बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। हाँ, अगर आपको कोई कमी लगती है कि मुझे कोई सुधार की ज़रूरत है, जैसे वीडियो की क्वालिटी है, आवाज़ है, या कोई और फैक्ट या एक्सप्लेनेशन में आपको कोई कमी लग रही हो, तो मैं फैक्ट और बढ़ा भी सकता हूँ। हालांकि जितना मैं महसूस करता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए जो फैक्ट इम्पोर्टेंट है, उतने तो मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप में से कोई नया है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।